प्रधानमंत्री आज हैदराबाद पहुंचे। पतंचेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में ले रहे हैं हिस्सा। बसंत पंचमी आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और पारंपरिक उल्लास से मनाई जा रही है। देश में अब तक 168 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल 2113 कोरोना मरीज पाए गए। और रेत परिवहन मामले को लेकर ट्रक हाईवा ट्रांसपोर्टर्स संघ की प्रदेश व्यापी हड़ताल जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अब से कुछ देर पहले हैदराबाद पहुंचे। वे पतंचेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का दौरा कर रहे हैं और संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ अब से कुछ देर में करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्विटी यानी कि समता प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे। शाम को 216 फुट ऊंची ये प्रतिमा 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की है, जिन्होंने धर्म, जाति और नस्ल सहित जीवन के सभी पक्षों में समानता पर बल दिया। ये प्रतिमा पंचधातु यानी कि स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते से बनी हुई है। सुखासन मुद्रा में ये विश्व की सबसे ऊंची धातु प्रतिमा है। ये 54 फुट ऊंचे आधार भवन भद्र वेदी पर स्थित है। इस भवन की विभिन्न मंजिलों पर वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और शोध केंद्र, थिएटर, प्राचीन भारतीय ग्रंथ और श्री रामानुजाचार्य की विभिन्न कृतियों से संबंधित दीर्घाएं हैं। श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जियर स्वामी ने इस प्रतिमा की संकल्पना की है। प्रधानमंत्री मोदी समता प्रतिमा के चारों ओर निर्मित 108 विष्णु मंदिर, दिव्य देशम की प्रतिकृतियों के भी दर्शन करेंगे। बसंत पंचमी आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उल्लास से मनाई जा रही है। माघ शुक्ल पंचमी का ये दिन ज्ञान, विवेक, संपूर्ण कलाओं और काव्य तथा संगीत की देवी सरस्वती की उपासना का दिन है। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। श्री पंचमी से ऋतुराज बसंत के आगमन की आहट मिलने लगती है और प्रकृति एक नए कलेवर में सामने होती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने बसंत के आगमन से लोगों के जीवन में प्रसन्नता, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने सबके लिए मां शारदा के आशीष और उनके जीवन में ऋतुराज बसंत के उल्लास की मंगल कामना की है। इधर प्रदेश में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बसंत पंचमी के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि मां शारदा की कृपा बनी रहे और छत्तीसगढ़वासी ज्ञान और बुद्धि में भी सदा आगे रहें। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कामना की है कि ऋतु परिवर्तन के साथ ये पर्व सभी के जीवन में नई उमंग, ऊर्जा और उत्साह का संचार लेकर आए। बसंत पंचमी के अवसर पर बच्चों का विद्या आरंभ कराने की परंपरा है और इस मौके पर आज राजनांदगांव जिले में बच्चों को विद्या आरंभ कराने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ की सेविका जयंती साहू ने बच्चों को सरस्वती पूजन के महत्व के बारे में बताया। है इन सभी संस्कारों को बच्चों को बताया गया और उनके माता पिता भी साथ में शामिल हुए। उधर कोरबा जिले में भी बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। प्रदेश भर में बसंत पंचमी के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 97,71,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। करीब 21,74,000 किसानों ने अपना धान बेच दिया है। उन्हें धान खरीदी के बदले बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत करीब 19,000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि खरीदी के दौरान किसानों की सहूलियतों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। धान खरीदी भी प्रदेश में लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन की खरीदी हुई, जो रिकॉर्ड है। आज तक कभी इतना नहीं हुआ था और हर साल नया रिकॉर्ड बन रहा है और इस साल बहुत ही स्मूथली
धान खरीदी भी हुई है और उठाव भी हो रहा है, लोगों को बारदाना भी मिल रहा है, पेमेंट भी खाता भी में भी लोगों के जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 7 फरवरी तक धान की खरीदी की जाएगी। राज्य सरकार ने इस वर्ष 24 लाख से अधिक किसानों से 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। चालू सीजन में शेष सभी पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए टोकन की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। कस्टम मिलिंग के लिए भी धान का उठाव तेजी से किया जा रहा है। अब तक 61,10,000 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 168 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 47,53,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 1,27,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पहचान हुई है, जबकि 2,30,000 से अधिक रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर 95.64% हो चुकी है। फिलहाल देश में 13,31,648 लोगों का कोविड उपचार चल रहा है। मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान 2,30,000 से अधिक लोग कोविड से मुक्त हुए हैं और देश में कोविड से उबरने की दर 95.64% है। देश में अब तक 4 करोड़ 2 लाख से अधिक लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कल 2,113 कोरोना मरीज पाए गए। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 5.32% है। फिलहाल प्रदेश में 18,686 मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। प्रदेश में रेत का अवैध परिवहन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके विरोध में ट्रक हाईवा ट्रांसपोर्टर संघ ने प्रदेशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इससे रेत, गिट्टी और खनिजों के परिवहन पर असर पड़ा है। बेमेतरा जिले के ट्रांसपोर्टरों ने शहर के बाहर अपने वाहन खड़े कर दिए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी है, पिछले जो कुछ बीती गत में जो कार्रवाइयाँ हुई है हाईवा मालिक के ऊपर में, उसके एवज में हम लोग रैली निकाले हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो हमारे साथ में जो अवैध वसूली की जा रही है, पहली बात आरटीओ की वसूली, फिर ट्रैफिक की वसूली, फिर माइनिंग की वसूली। हम हाईवा मालिक इसलिए अपनी गाड़ी नहीं चलाते हैं कि हम पैसा इनको बांटें। भाई हमको रेत खदान से जब ओवरलोड मिलता है तो ओवरलोड हम लाते हैं। खदान के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? गाड़ी मालिक के ऊपर क्यों कार्रवाई होती है? गाड़ियां ला रहे हैं, रेती भर रहे हैं, घाट के ऊपर कार्रवाई हो नहीं रही है, परिवहन के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारी मांग ये है कि घाट वालों को भी बोला जाए कि अंडर लोड भर के दिया जाए। वहाँ पे घाट वाले हमको भर के देते हैं, जबरदस्ती भरे जाते हैं। 5-5 हज़ार रुपये लोडिंग ले रहे हैं। 600 रुपये रॉयल्टी का मूल्य इधर सरकार ने तय किया, उसका 1,500 रुपये लिया जा रहा है। लोडिंग का अलग से 5,000 रुपये लिया जा रहा है। हाईवा मालिक बहुत परेशान है। जगह जगह हमारी गाड़ियों को रोक के अवैध वसूली की जा रही है। कभी आरटीओ वाला हाथ मान लेते हैं, कभी माइनिंग वाला हाथ मान लेते हैं। हम हाईवा मालिक बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारी गाड़ियों की लाख रुपये किस्त है। गलत कार्रवाई की जा रही है। हम सिर्फ हाईवा परिवहन के ऊपर ही सिर्फ कार्रवाई क्यों, घाट वालों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम अपनी हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। इधर राजनांदगांव जिले में अवैध रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में ट्रक हाईवा परिवहन संघ पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर है। संघ के अध्यक्ष कुबेर वैष्णव ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। उस दिन हम लोग दे के गए। हमारा मेन उद्देश्य ये है धरना करने का कि हमको अवैध रूप से बोला जाता है कि आप लोग हाईवा का संचालन अवैध रूप से करते हो। तो हमारा ये है कि हम अवैध रूप से क्यों करते हैं, हम बताने के लिए गए। हम ये चाहते हैं कि शासन ने जो रेती खदानों की दर तय की है, जिसमें 1,500 रुपये में रॉयल्टी और रेती के साथ हमको दिया जाना चाहिए। आज आप समस्त जिले, किसी भी जिले में, चाहे धमतरी चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, आप पता लगा लो, वहाँ पे हमको 4,000 से 5,000 रुपये में रेती भर के दिया जाता है। हम चाहते हैं कि हमको 1,500 रुपये में रॉयल्टी के साथ में दिया जाए। इसके लिए शासन इनको बाध्य करे तो हम रॉयल्टी के साथ आएंगे यहाँ पे। राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि रेत का अवैध उत्खनन करने वालों लोगों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई की जा रही है, जहाँ जहाँ भी शिकायतें हैं उस कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच परिवहन संघ ने अपनी मांग पत्र में रेत की खदानों को शासन स्तर पर दर निर्धारित कर संचालित करने की मांग की है। प्रदेश को कुपोषण मुक्त करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशासन बरमकेला में रागी की फसल को बढ़ावा देने किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रागी के सेवन से लोगों को कई तरह की बीमारियों से बचाव होता है। रागी की फसल लगाने वाले किसानों का कहना है कि पहले वे सब्जी के साथ ही मूंगफली की खेती किया करते थे, मगर अब वे रागी की फसल से 2 गुनी आमदनी कमा रहे हैं।
इस समय मैं 20 एकड़ में रागी की फसल को बुआई कर लिया हूँ। जुताई और खाद मिला के लगभग 25-30 हज़ार रुपये इसमें लागत आया है और अनुमान है कि इसमें 7 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन होगा और उस हिसाब से 70-80 कुंटल का उत्पादन हो जाएगा। इसको इसलिए लगा रहे हैं कि अभी कुपोषण दूर करना सरकार की योजना है और इसमें शुगर के लिए बहुत काम आ रहा है। करीब करीब कैल्शियम इसमें चावल से समझ लीजिए 34% ज़्यादा कैल्शियम मिल रहा है और सूक्ष्म पोषक तत्व तो बहुत मात्रा में प्रचुर मात्रा में इसमें उपलब्ध है। बरमकेला ब्लॉक के कृषि विस्तार अधिकारी रोहित पटेल ने बताया कि किसान अन्य फसलों की खेती न कर अब रागी की फसल की खेती कर रहे हैं। हमारे विभाग द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा किसानों को बार बार रागी फसल के बारे में समझाया जा रहा है कि इसको लगाओ, इससे कैसे इतना अच्छा प्रॉफिट है, इसमें कितना उत्पादन बढ़ेगा, पानी कैसे कम लगेगा, तुम्हारी ज़मीन की पैदावार अच्छी होगी, ज़मीन की उर्वरा शक्ति अच्छी होगी। इसको हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से सभी किसानों को समझाया जा रहा है। गौरतलब है कि बरमकेला ब्लॉक में 123 हेक्टेयर क्षेत्र में किसान रागी की फसल लगा रहे हैं। राज्य सरकार ने कुपोषण से बचने के लिए आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अन्य सामान और महिला स्व सहायता समूह को भी इसका सर्वाधिक उपयोग करने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते जिले में लगातार इस फसल की मांग बढ़ रही है और साथ ही साथ किसानों की आय में भी लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार ने नीट पीजी 2022 परीक्षाओं को 6 से 8 सप्ताह के लिए टाल दिया है। पहले ये परीक्षा इसी साल 12 मार्च को होने वाली थी। हाल के एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नीट पीजी 2022 परीक्षा की तिथि में देरी के अनुरोध के संबंध में मेडिकल डॉक्टर से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि नीट पीजी 2021 परीक्षा की काउंसिलिंग उसी दिन होनी है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की एक झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी रमेश स्वामी के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी रमेश स्वामी को याद करते हैं, जिनका 5 फरवरी 1947 को निधन हो गया था। वो तत्कालीन भरतपुर राज्य के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। पेशे से शिक्षक रमेश स्वामी 1937 में भरतपुर प्रजा परिषद के सक्रिय सदस्य बने। उन्होंने एक जिम्मेदार सरकार के लिए लोगों को संगठित करने की गतिविधियों में भाग लिया और भरतपुर शासक के खिलाफ सत्याग्रह आयोजित करने के लिए राज्य के सभी हिस्सों की यात्रा की। मई 1939 में उन्होंने भरतपुर प्रजा परिषद के नेतृत्व में आयोजित सत्याग्रह में भाग लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 1942 में रमेश स्वामी ने भरतपुर राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें भारत रक्षा नियमों के तहत गिरफ्तार कर कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया। फरवरी 1947 में रमेश स्वामी ने भुसावर और भरतपुर राज्य के अन्य स्थानों पर बेगार विरोधी आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के खिलाफ पुलिस ने कई जगह क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की। रमेश स्वामी को वहां जाने से रोका गया और उन्हें बस में नहीं बैठने दिया गया। विरोध स्वरूप सत्याग्रही बस के आगे लेट गए। पुलिस के आदेश पर सत्याग्रहियों को निर्ममता से कुचलते हुए बस आगे बढ़ी। रमेश स्वामी और कई अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हम इन सभी महान शहीदों को नमन करते हैं। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज हैदराबाद के पतंचेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। बसंत पंचमी आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और पारंपरिक उल्लास से मनाई जा रही है। देश में अब तक 168 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल 2113 कोरोना मरीज पाए गए।
और रेत परिवहन मामले को लेकर ट्रक हाईवा ट्रांसपोर्टर संघ की प्रदेश व्यापी हड़ताल जारी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।